शाइन आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हाई कोर्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। हम इससे पहले 16 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज 17वें पेपर के साथ हैं। 17वीं क्लास है, हिंदी हाई कोर्ट क्लास 17 है, 17वां सेट है ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन जो है आप कर रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए आपके कितने सवाल जो हैं वो सही हुए हैं। और बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है शाइन आईएएस एकेडमी, उस पर आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं हाई कोर्ट का, फ्री में है हाई कोर्ट का टेस्ट। डेली उसके एक सेट जीके का हम लोग आपसे कराते हैं, डेली कराते हैं, रोज़ाना कराते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती उसमें, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे सब सेट प्रतिदिन खुलते हैं, तो आप उन सेटों को जाकर कर सकते हैं डेली। और अगर जीके आपको चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो वहाँ पर क्लासें भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है वहाँ पर, तो आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक। एप्लीकेशन का नाम शाइन आईएएस एकेडमी है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल कह रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान। तो बताइए भाई, किसने रानी केतकी की कहानी को लिखा है। 4 ऑप्शन है, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। पहला ऑप्शन ठीक है तो ए लगाएं, दूसरा ठीक है तो बी लगाएं, तीसरा ठीक हो तो सी लगाएं और चौथा ठीक हो तो डी लगाएं। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है, रानी केतकी की कहानी को लिखा है इंसा अल्लाह खान, ठीक है। किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी। वृंदालाल वर्मा की एक किताब है, बहुत पेपर में आती है, उसका नाम है मृगनयनी। क्या नाम है? मृगनयनी। किशोरी लाल गोस्वामी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलबहार। क्या नाम था? गुलबहार। लल्लू लाल की किताब है, पुलिस में भी आई थी, उसका नाम है, हाँ देखिए, लल्लू लाल ने किताब लिखी थी प्रेम सागर। इंसा अल्लाह खान की किताब है, उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। चलिए बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और बड़े ध्यान से आपको सवाल करना है। कह रहे हैं शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा गया है वर्तनी के हिसाब से, आप उसको छांटें। विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है, विश्लेषण बी ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाता है, विश्लेषण सी ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाता है, या विश्लेषण डी ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाता है। आपने शुद्ध वर्तनियाँ देखी होंगी, तो विश्लेषण कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो ऑप्शन है सही वाला वो आपने लगा लिया होगा आंसर। तो मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर बी, ये विश्लेषण जो है वो सही लिखा हुआ है। पेपर में कई बार क्या आता है, ऐसा पूछते हैं कि जो विश्लेषण होता है, विश्लेषण का विलोम बताइए। विश्लेषण का विलोम पूछते हैं, तो विश्लेषण का विलोम होता है बेटा संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम क्या होता है बेटा? तो संश्लेषण। और संश्लेषण का विलोम क्या होता है? तो विश्लेषण। याद रखो, पेपर में आ सकता है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं तीसरे की तरफ, और इसमें कह रहे हैं बेटा कि स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। स्वरों का ऐसा कौन सा रूप है
जो व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं या आगत वर्ण कहते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है बेटा। तो उम्मीद है अपना आंसर आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसा है अब मैं आपको बताता हूँ। भाई आप शब्द लिखते हैं काम, तो अगर देखेंगे तो ये ऐसे ही तो है, कै प्लस आ प्लस मैं, लेकिन काम लिखते समय व्यंजन के साथ में आपने आ की मात्रा जोड़ी है, नहीं जोड़ी? जैसा मान लीजिए ये मात्रा जोड़ी गई है तो ये जो आया है ये आ की मात्रा आई है, इसलिए कहते हैं, देखो लिखा हुआ है कि स्वरों का जो रूप, ये मात्रा स्वर का ही रूप है, व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि संजीव का संधि विच्छेद है। संजीव का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। सन प्लस जीव, सम प्लस जीव, शह प्लस जीव, सज प्लस ईव, 4 विकल्प हैं आपके सामने। कौन सा करेक्ट है बेटा? अपना आंसर लगाइए। क्या ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है? उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो आपने लगाया है मैं भी वही आंसर लिखूँगा। तो ये संजीव जो संजीव है उसमें हम क्या करते हैं? अंकी बिंदी को आधे में बदल देते हैं तो बनेगा सम प्लस जीव, सम प्लस जीव। कभी कभी पूछेंगे कि संजीव शब्द में उपसर्ग कौन सा आया है बेटा? तो इस शब्द में उपसर्ग आया है हमारा सम, सम उपसर्ग है। पूछेंगे संजीव शब्द में कौन सी संधि है बेटा? तो देखिए हलंत का इस्तेमाल हुआ है और हलंत संस्कृत में इस्तेमाल होता है, अर्थात व्यंजन संधि है। जब भी अर्धवर्ण आते हैं संधि कौन सी बनती है बेटा? व्यंजन। ठीक है, उपसर्ग भी मालूम कर सकते हैं तो मैंने उपसर्ग भी यहाँ आपको बता दिया। चलिए भैया चलते हैं बेटा सवाल नंबर 5 की तरफ। ये कह रहे हैं 11 का तत्सम रूप है। 11 का तत्सम रूप क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एकम, ऑप्शन बी प्रतिपदा, ऑप्शन सी एकादश, ऑप्शन डी 11। ठीक है, अपना आंसर लगाइए कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ 11 का तत्सम होता एकादश। अब देखो ये मैंने लिखे 5 शब्द लिख लिया हूँ मैं, ये लिखे मैंने तद्भव, और मुझे उनके लिखने क्या है बेटा? तो लिखने हैं तत्सम। ठीक है, अब जैसे है एक शब्द मान लो यही आ गया 11 है ना, एक शब्द मान लो आ गया 10। अच्छा एक शब्द लिखने के लिए आ गया बेटा 100। एक शब्द लिखने के लिए आ गया, चलो उसे कहते हैं हम करोड़। चलो एक शब्द लिखने के लिए आ गया 7। जो मुझे याद आते चले गए मैंने वो लिख लिए। ठीक है, अब इनके तत्सम लिखने हैं आपको। तो 11 को कहते हैं एकादश, 1 और 10, और 10 ये वाला जो है ये तत्सम तद्भव बेटा, इसका तत्सम बनाते हैं तो बड़ा सा लिखते हैं 10। ठीक है, ये जो 100 जो है इसको कहते हैं बेटा शत। करोड़ को बेटा क्या कहते हैं? कोटि। अच्छा 7 को क्या कहेंगे बेटा? सप्त। सप्त सैंधव सुना होगा आपने, 7 नदियों का समूह। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेटा ये हमारा 5 तत्सम तद्भव भी हो गए। चलिए छठे सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, में विशेषण है। इसमें कह रहे थे कि इसमें विशेषण बताना है। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है और इसमें आपको विशेषण बताना लक्ष्मण है, कार्य करता है, कुशल है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है।
ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या बेटा ऑप्शन डी ठीक है? क्या इसमें सही आंसर है आपका? लगाइए जल्दी। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, कार्यकर्ता की विशेषता क्या है? कार्यकर्ता कैसा है? कुशल है। इसका मतलब ये कार्यकर्ता तो हो गया बेटा विशेष्य, क्या हो गया? विशेष्य। और ये कुशल शब्द हो गया उसका विशेषण। क्या हो गया बेटा? विशेषण। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला शब्द है, कह रहे हैं कि कवि का स्त्रीलिंग है। बहुत बार मैंने बता भी दिया है, शुद्धवर्तनी में भी मैंने बताया है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं, कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है? कौन सा जो है वो सही है? तो बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, ये तो है पुल्लिंग, ये है पुल्लिंग और उनका बनाना हमें स्त्रीलिंग। तो जैसे कवि का तो मैंने बता दिया। मान लो एक शब्द होता नेता, इसका स्त्रीलिंग। एक शब्द होता अध्यापक, इसका स्त्रीलिंग। एक शब्द होता ठठेरा, इसका स्त्रीलिंग। एक शब्द होता है मान लो एक शब्द होता है जी, चलिए एक शब्द होता है शेर, है ना। एक शब्द चलो और बनाते हैं, एक शब्द लिख लेते हैं हम, चलो साधु। अब नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा? तो नेत्री। अध्यापक का अध्यापिका। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें इका लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, और जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता होता है उनमें त्री लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, ताका। ठीक है। ठठेरा का क्या बनता है बेटा? ठठेरिन। ठठेरिन। शेर का तो पता हो गई आपको, शेरनी। साधु का मैंने पहले भी बताया था, तो साध्वी। साध्वी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये कह रहे हैं हमसे कि कौन सा युग्म असंगत है, उसको बताना है जो गलत है, मतलब सही नहीं है। मैंने उसे पढ़ाया है, इसमें कर्ता कारक है। पेड़ से फल गिरा करण कारक है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास संबंध कारक है। आजकल वह घर पर ही है अधिकरण कारक है। कह रहे हैं इसमें एक जो है वो गलत लिखा हुआ है, वो कौन सा है? पहचान आपको हो गई होगी। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो सही आंसर हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें करण कारक नहीं होगा, क्योंकि पेड़ से फल गिरा अलग होने की बात है, तो इसमें करण कारक नहीं होना चाहिए, बल्कि अपादान होना चाहिए। ठीक है। मैंने उसे पढ़ाया है, ने का प्रयोग होता है, तो कर्ता ने। ठीक है। देखिए, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, तो का की के संबंध। आजकल वह घर पर ही है, स्थान की बात चल रही है, तो में अपर अधिकरण में आता है। 3 ठीक है, ये वाला गलत था, मैंने सही करके आपको बता दिया। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में कैसा होगा? मैं तस्वीर देखता हूँ, कह रहे हैं इसका भूतकाल क्या बनेगा? मैं तस्वीर देखूँगा, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये गलत छप गया है। मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये करेक्ट होगा बेटा। मैंने तस्वीर देखी, मैं तस्वीर देखूँ। आपको बताना कि इस वाले पार्ट का
आपको वो हिस्सा बताना जो भूतकाल में होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो भी आंसर आपको लगता है वो अपना आंसर लगाइए। कौन सा आपकी नज़र में सही है? मैं तस्वीर देखूंगा, ये सही है। मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये सही है ना? ये वाला तो गलत है। इस तरह से मैं तस्वीर देखी, मैंने तस्वीर देखी, ये ठीक है भूतकाल के लिए, या मैं तस्वीर देखूँ, ये वाला ठीक है। ठीक है, कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं, आपने जो आंसर लगाया है वही आंसर है मैंने तस्वीर देखी। मैंने तस्वीर देखी, इसका मतलब तस्वीर देख ली है, इसका मतलब काम हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। फिजूल खर्ची के लिए कौन सा उसका समानार्थक शब्द बनेगा? अव्यय, मितव्यय, परिव्यय या अपव्यय? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है? क्या आंसर लगा रहे हैं आप अपना? तो देखिए, फिजूल खर्ची को कहते हैं अपव्यय, और अपव्यय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च, और मितव्यय का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार खर्च। तो दोनों वर्ड भी बनते हैं, वाक्यांश बन जाते हैं। इसका मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार खर्च। आवश्यकता के अनुसार खर्च क्या बनेगा? मितव्यय। ठीक है, और अपव्यय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च। ये दोनों बेटा क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो बनवर्ड भी हैं, वाक्यांश है। आवश्यकता से अधिक खर्च। ठीक है, तो एक को कहते हैं हम अधिक खर्च को अपव्यय, और जहाँ अपव्यय होता है, ज़्यादा खर्चा आप करते हैं, उसी को तो फिजूल खर्ची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी जो है वो ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित, देखिए कह रहे हैं 11वें सवाल में कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, चयन कीजिए। कह रहे हैं प्रीति प्रेम, प्राप्त अप्राप्त, साध्य दुसाध्य या इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं विलोम शब्दों का एक जोड़ा है जो गलत लिखा हुआ है। जो गलत लिखा हुआ है ये बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है इसमें, ऑप्शन बी गलत है विलोम के हिसाब से, ऑप्शन सी गलत है या ऑप्शन डी गलत है। तो बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। मैं बताऊं इसमें कौन सा गलत है। देखिए प्रीति और प्रेम दोनों एक ही है। प्रीति और प्रेम दोनों समानार्थी हैं, बल्कि प्रेम का अर्थ जो होता है ईर्ष्या लगा सकते हैं विलोम, नफरत या ईर्ष्या या विराग लगा सकते हैं। प्राप्त का अप्राप्त होता है, साध्य का दुसाध्य होता है। जिसे थामा जा सकता है, जिसे रोका जा सकता है, जिसका इलाज हो सकता है वो साध्य, जिसका नहीं हो सकता वो असाध्य, और जिसका मुश्किल से हो वो दुसाध्य है। कह रहे हैं निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित है, चयन कीजिए। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो समुच्चारित है, वो बताना आपको। समुच्चारित का जोड़ा कौन सा है बताना है। अव्यय अंग, अनुसार अनुरूप, अनल अनिल और अनुसार और अव्यय। इसमें समुच्चारित जोड़ा कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या बेटा ऑप्शन डी ठीक है। तो कौन सा सही है आपकी नज़र में? तो मैं बता दूं, आपकी नज़र में जो ठीक है वही मेरी नज़र में ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो अनल है और अनिल है। अनल का मतलब होता है बेटा आग, और अनिल का मतलब होता है वायु या हवा। अनिल, वायु या हवा, करेक्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सवाल नंबर देखते हैं आज का 13वां सवाल। कह रहे हैं अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है, ये बताना है। अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है? कह रहे हैं किसी वस्तु की आभा, कह रहे हैं किसी वस्तु का बाहरी भाग, कह रहे हैं किसी वस्तु से भिन्न, कह रहे हैं किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो कह रहे हैं अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है।
आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट है। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। मेरी तरफ से आंसर है डी। किसी वस्तु के भीतरी भाग को क्या कहते हैं हम, आभ्यंतर कहते हैं, और किसी वस्तु के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, बाह्यांतर कहते हैं। तो एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्यांतर, ठीक है। तो ये अभ्यंतर है, ये क्या है बेटा, अभ्यंतर, और इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्यांतर। ये बाह्यांतर है, ये अभ्यंतर है, ठीक है। ये वन वर्ड भी आते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देख लेना आप। अगले सवाल में कह रहे हैं, सवाल नंबर 14 में कह रहे हैं निम्न अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है। कह रहे हैं निम्न अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है। अनेकार्थी शब्दों में कौन सा सही लिखा गया ये बताना है। द्विज का मतलब ब्राह्मण और दांत होता है। द्विज का अंक का मतलब संख्या या ओढ़नी होती है। सारंग का अर्थ हिरण और हस्ती होता है। अज का अर्थ शिव और हस्ती होता है। एक जोड़ा इनमें से अनेक अर्थी का सही है, बाकी 3 गलत हैं। जो सही है वो बता दीजिए आप, कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी, कोई तो ठीक है एक, बताइए कौन सा ठीक है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण भी होता है, और द्विज का मतलब होता है दांत। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा भी द्विज को ही कहते हैं, ठीक है। इसका जन्म 2 बार हो वो सब द्विज हैं, है ना। पक्षी भी द्विज ही होते हैं क्योंकि उनका जन्म भी 2 बार होता है, ठीक है। तो पक्षी है ना, सांप भी द्विज होता है, सांप, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा, ये सब द्विज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इक, य, आ और बड़ी ई। अनुज का आपको बनाना है स्त्रीलिंग। अनुज का स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आप लगाएंगे, ठीक है। तो इक है, य है, आ है या ई है, कौन सा प्रत्यय लगेगा बेटा, जल्दी बताइए। तो अगर आपने आंसर लगा लिया है तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आ लगाएंगे। देखो अनुज कौन होता है, अनुज कौन होता है, ठीक है। अनुज कौन होता है, तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, छोटा भाई, या इसको कहते हैं अनु माने बाद में, जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज कहलाता है। और अगर मैं आ लगा दूंगा बेटा तो बन जाएगा अनुजा। अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, छोटी बहन। अनु माने बाद में, जा का मतलब जन्म हुआ है, जिस स्त्री का, लड़की का, वो हमारी बहन है, उसको अनुजा कहते हैं। ऐसी अग्रज का होता बड़ा भाई और अग्रजा होती है बड़ी बहन। ऐसी सुत का मतलब होता है बेटा और ऐसी सुता का मतलब होता है बेटी। तो आ लगा के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए आपका सी आपका करेक्ट है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं किसी समस्त पद में विशेषण विशेष्य भाव हो तो समास होता है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इस पर कल हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, कल डिटेल में मैंने इस पर बात कर ली थी और आपको आंसर बताना है जल्दी से। कल वाली क्लास में डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। विशेषण विशेष्य का बोध कह रहे हैं, कौन सा आंसर सही होना चाहिए आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है बेटा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा वाक्य सही है ये तो आपको पता चल जाएगा पढ़ के। तो जल्दी से बताइए बेटा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है या ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है। जल्दी लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी आप लगाना चाह रहे हो बेटा, तो आपने आंसर लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। ये पदक्रम की गलतियां हो रही हैं,
पद अपने स्थान पर नहीं है। हमारी हिंदी का नियम होता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद में कर्म आएगा, फिर उसके बाद में क्रिया आएगी। ठीक है, क्रिया हमारे यहाँ बाद में आती है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 18 की तरफ कह रहे हैं अच्छे आचरण वाला के लिए एक शब्द बताना है। अच्छा आचरण वाला कह रहे हैं, लिखा हुआ है सुआचारी, सदाचारी, दुराचारी, सुराचारी। कौन सा ठीक है अच्छे आचरण वाले के लिए एक शब्द? ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी ठीक है? लगाइए अपना आंसर बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। सदाचारी कौन होता है? अच्छे आचरण वाला। अच्छे आचरण वाला, जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम सदाचारी। दुराचारी कौन होता है? बुरे आचरण वाला। बुरे आचरण वाला, जिसका चरित्र खराब हो उसे कहते हैं दुराचारी। और ये सदाचारी का विलोम क्या होता है? तो दुराचारी होता है। सदाचारी का विलोम दुराचारी और दुराचारी का विलोम होता है सदाचारी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, बहुत प्रिय होना, या दरिया दिल होना? नाक का बाल होना क्या सही आंसर होगा? तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। हल्का सा मुहावरा है, बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना। चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। कह रहे निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? किलकत कहना घुटरू बन आबत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ीबे धावत। चंद ने ये नंद लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको बता दूं ये नंद के आंगन की बात चले बाबा नंद के। अद्भुत रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, या वात्सल्य रस है? कौन सा रस है? ये कौन सा रस है बताना है आपको, है ना? किलकत काना घुटरू बन आबत। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपने बेटा आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो वत्सल रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? तो सब बच्चों को पता होगा, वात्सल्य, वात्सल्य रति। वात्सल्य रति प्रेम या अनुराग कहते हैं। और इसमें क्या होता है वत्सल रस में? बच्चों के प्रति प्रेम। देखिए बच्चों के प्रति प्रेम, अगर प्रेम बच्चों के प्रति है तो वत्सल रस, प्रेम भगवान से है तो भक्ति रस, और प्रेम किसी स्त्री से है तो श्रृंगार रस। ठीक है, इसलिए माँ यशोदा कहती थी किलक अरे मैं ने निहारूं, इन दांतों पर बोती बारूं। ठीक है, भगवान कृष्ण के प्रति, उनके बचपन के प्रति। किलकत काना घुटरू बन आबत, भगवान कृष्ण जो किलकारी मारते हैं और घुटलियों के बल चलकर आते हैं, तो उनका चलना, उनका किलकारी मारना, वो जो प्रेम है वो किस रस में आएगा बेटा? तो वो आएगा वत्सल रस में। ठीक है, वत्सल रस में। कह रहे हैं छंद की रचना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर पहले में लिखा गया है छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं है। छंद की रचना किसके आधार पर हम करते हैं? ऑप्शन ए ठीक है आपकी नज़र में, ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, या ऑप्शन डी ठीक है? जो भी करेक्ट हो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, गण जो होते हैं वो 3 वर्णों का समूह होता है, उसे गण कहते हैं। ठीक है, और गणों की संख्या 8 होती है। पढ़ाएंगे किसी दिन, मौका मिलेगा तो आपको डिटेल में। ठीक है, गण के बारे में। चलिए सवाल नंबर इसके बाद देखते हैं 22, मतलब सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में कह रहे हैं जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कह रहे हैं उपमा अलंकार। ठीक है, कह रहे हैं श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा आंसर सही होगा?
ये तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अतिशयोक्ति अलंकार। और ये देख लेना बच्चे, अतिशयोक्ति की जो वर्तनी आती है उसमें आधा स बनाते हैं, कभी भी आधा स मत बनाना, ये वर्तनी है। अतिशयोक्ति कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं बेटा, अतिशयोक्ति ऐसे लिख देते हैं आधा स बना के, दिस इज रोंग, ये गलत है। तो सही क्या है? सही लिखा जाएगा अतिशयोक्ति, बड़ा सा बनेगा पूरा, अतिशयोक्ति में बड़ा सा बनेगा पूरा, अतिशयोक्ति, दिस इज राइट, ये सही है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं कि वो लोक सीमा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, वो लोक सीमा से बाहर निकल जाती है, मतलब वो झूठी प्रतीत होती है। जैसा आपने सुना होगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, कि देखिए हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और देखिए परिभाषा से भी सवाल आते हैं, तो ये ना सोचें कि अलंकारों की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। कह रहे हैं निम्न प्रश्न संख्या 23 से 25 तक अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। कह रहे हैं कि लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति साधिन्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बार बार मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए छूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसलिए संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। सात्विक जीवन का अंग बताया गया है ना। कहते हैं कि कबीर ने लिखा है कि देखिए, साईं इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इंसान को भगवान ने जो भी दिया है उसे लगता थोड़ा है। अरे हमें एक अच्छा शरीर दे दिया ईश्वर ने, क्या ये कम है? ये कम नहीं है। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी ना भागम भाग में है। किसी भी काम को जब वो कर रहा तो उसमें एक लालच है, कमा रहा तो और कमाऊँ और कमाऊँ और कमाऊँ और कमाऊँ। अच्छा, उसमें भी सही कमाऊँ कि गलत कमाऊँ? ना जी, कमाऊँ। किसी भी हुनर से आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। छल कपट झूठ फरेब कुछ नहीं देखा जाता, कमाओ। और ये क्या है? ये भौतिक जगत है। सब कुछ छूटना है यहाँ पर, सब कुछ छूटना है यहाँ पर, कोई चीज़ साथ नहीं जाने वाली, सब कुछ छूटना है। इसलिए अपने जीवन में संतोष का होना बहुत ज़रूरी है, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है ना। कहते हैं कि और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करने के चक्कर में हम कब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं पता नहीं चलता हमें। इसलिए ज़िंदगी के जिस स्टेप में भी आप हैं, मेरा तो मानना ये है कि आप उस स्टेप को एंजॉय करिए। बचपन नादानी में छूट गया है ना, जवानी भागम भाग में निकल जाएगी, पता नहीं चल रहा हम है ना कमाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए कमा रहे हैं। और बुढ़ापे में जाकर फिर देखेंगे कि यार बचपन चला गया, जवानी ख़त्म हो गई, बुढ़ापा है, अब कैसे कटेगा। कहते हैं हर अवस्था में एक एंटरटेनमेंट है,
एक इंजॉय है हर अवस्था में, सुख में भी है तो दुख में भी है, इसलिए संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कमाएं ना, मैंने कहा कमाएं। कैसे कमाएं? अच्छे आचरण के साथ कमाएं, गलत काम ना करके कमाएं। कमाना कोई मना नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि ये भी आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपकी तरफ से चीज़ें गलत ना हो, बस जीवन बेहतर है। इसका सार बताया है मैंने, जो बताया कि संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया में दो शब्द हैं, बात चलिए तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं देखिए, आपने एक सवाल सुना होगा, एक चीज़ होती है प्राप्त और एक होती है पर्याप्त। भगवान ने जो दिया है, अगर वो पर्याप्त प्राप्त, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जीवन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है। जो प्राप्त है अगर वही पर्याप्त है तो जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्राप्त है अगर वो पर्याप्त नहीं है तो फिर जीवन अच्छा नहीं है। फिर आपको पता हो शायद ना हो, है ना, अठन्नी में मेला देख के आते थे हम। अठन्नी मतलब 50 पैसे, खुश थे। और उसमें से भी हो सकता था कि कभी कभी वो जो 50 पैसे हैं या 1 रुपया है या 2 रुपये हैं, नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, मेला देखना है, घूमना है। वो जो बचपना है, वास्तविक जीवन है ना। आज पैसे हैं, मेले में है, खुशियाँ नहीं है। तो सवाल इसी बात का कि जीवन के हर पड़ाव में एक एंजॉय है। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप तैयारी करते हैं, नर्वस ना हो, हताश ना हो। अक्सर कामयाब वही लोग होते हैं जिनके चेहरे पे स्माइल होती है। मुस्कुराते रहिए, है ना। कहते हैं कि समस्याएं जब आती हैं ना तो वो डराती हैं, हो खा जाएंगी वो आपको, आप डर जाते हैं। जैसा समस्याओं का रूप बिगड़ा हुआ होता है ना, उन्हें देख के हम घबरा जाते हैं, हमारा भी रूप बिगड़ जाता है। कहते हैं कि किसी को अगर हराना हो, ऐसी चीज़ों को अगर हराना हो तो उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, उसका मनोबल ऑटोमेटिक आधा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो समस्याएं तो आएंगी जीवन में, अगर वो आती भी हैं ख़त्म भी होंगी, ये भी तो बात है। तो मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए और आराम से अपनी तैयारी करिए। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? अभाव में वह सात्विक जीवन जीने लगता है। कह रहे हैं जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। कह रहे हैं लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है। देखिए, अगर अंतःकरण मतलब मन, अंतःकरण कहते हैं मन को, मन सदैव अभाव में है कि यार कमी है, अभी कमी है, अभी कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, मतलब वो कभी उससे संतुष्टि नहीं है। फिर तो ऐसे में ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा बेटा? ऑप्शन नंबर लगेगा बी। ठीक है, लो मैंने खुद ही बता दिया, आपसे पूछना चाहिए था मुझे। अगला पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं गद्यांश का सही शीर्षक क्या होना चाहिए? असंतोष, धन लोभ, लोभ और असंतोष। कह रहे हैं लोभ और प्रीति मतलब प्रेम। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? अच्छा आप बताओ, आप बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे इस गद्यांश का अर्थ? मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं इसको बता ही नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया सवाल, ये मैंने छोड़ दिया, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। देखते हैं कितने हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, इस क्लास को देख रहे हैं और वो कमेंट करके बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर होगा। अब मैं ऐसे ही करा करूँगा, एक सवाल को छोड़ कर जाया करूँगा और ये देखूँगा कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि उन्होंने क्लास पढ़ी है और उसका आंसर उन्होंने दिया है। क्योंकि मैं कहता आपसे थक गया कि यार आप इतना तो कम से कम बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे सिंसियर हैं, वो बता देते हैं, ठीक है, कि भैया इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमें सबका पता है, वो बता रहे हैं कि 20 हैं, 22 हैं, 23 हैं, हम नाम भी पढ़ते हैं सबके, ठीक है। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें भी तो सामने वाले के से ये पता होना चाहिए कि उसने क्या सीखा है, वो चल कहाँ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाते रहें, आपको जवाब ही ना दे रहे हों। तो आज मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया जानबूझ के ये, ठीक है, कि इस गद्यांश का आपको शीर्षक बताना। 4 विकल्प है, देखता हूँ कितने बच्चे ऑप्शन का क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। कह रहे हैं गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अभावग्रस्त, अभाव में, अंतःकरण और सात्विक। कौन सा शब्द इस गद्यांश में नहीं आया है?
ये आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा आया है, कौन सा आया भैया? तो देखिए सात्विक शब्द अगर आप देखोगे तो गद्यांश में सात्विक शब्द आया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, सात्विक शब्द आया है और अभाव में भी आया है, अभाव में भी आया है, अंतःकरण भी आया है। तो आप खुद देख लीजिए, अंतःकरण, अभाव में और सात्विक तीनों आए हैं, तो कौन सा नहीं आया? अभावग्रस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा रहे हैं? ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं बेटा इसका हम, कौन सा? ए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपने क्लास पढ़ी, आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।